Okay. Question number 31. A disc of mass m 0.25 ग्राम एंड रेडियस 10 mm एक डिस्क है. मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए. मास दिया है डिस्क का 0.25 ग्राम, रेडियस दिया है डिस्क का 10 mm, is at rest relative to massless horizontal turning table spinning about a vertical axis at an angular speed of 2 radian per second. The turntable is assumed to be mounted on a frictionless bearing. Another identical, initially non-rotating disc is dropped onto a spinning disc. Friction causes both a disc and the turntable to eventually rotate at the same angular speed. The eventual angular speed of the disc is. तो उन्होंने क्या कहा है, एक नीचे टर्न टेबल है, तो टर्न टेबल जो है उसके ऊपर भी एक डिस्क माउंटेड है जो कि आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल इस शब्द का मीनिंग क्या है कि ये जो डिस्क है इसका भी मास कितना है 0.25 ग्राम है और इसका भी रेडियस 10 mm है. लेकिन दोनों डिस्क में फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिस्क इनिशियली रेस्ट में है, यानी इसका ओमेगा का वैल्यू 0 है, और ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये रोटेट इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक टर्न टेबल पे रखी गई है. टर्न टेबल मतलब ऐसा टेबल जो रोटेट कर रहा है विथ अ वेलोसिटी, विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड. उन्होंने क्या कहा, ये जो ऊपर वाली डिस्क है जो कि आइडेंटिकल है नीचे वाले डिस्क के साथ, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी तब दोनों का द इवेंचुअल एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज, दोनों का मिलके एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. तो सिंपल सम है, इसको सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं अप्लाई करूंगा. ठीक है, दैट इज मोमेंटम इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनली, विच इज इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम लीनियर केस में क्या रहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 ऐसा रहता है. ठीक है, लेकिन रोटेशनल इसमें i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 मस्ट बी इक्वल टू अब जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा. दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं i1 प्लस i2 ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा, तो दोनों के लिए ओमेगा फाइनल ओमेगा एफ ऐसा नोटेशन में यूज कर लेता हूं. और यहां पे यार i1 मस्ट बी इक्वल टू i2, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, दोनों के मास भी सेम है. तो लेट मी से इट इज आई से. ठीक है, और एक बात, ओमेगा 1 इनिशियल जो डिस्क है उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 दिया है. दूसरी जो डिस्क है मैं इधर सफिक्स में 1 लिख देता हूं, यहाँ पे सफिक्स में 2 लिख देता हूं. तो ओमेगा 2 ये गिवन है, इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड. व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, लेट मी कॉल दिस एज 1 एंड कॉल दिस एज स्टार. सो पुट स्टार इन 1, तो क्या आएगा, i1 की जगह पे मैं i पुट करूंगा, ओमेगा 1 की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, प्लस i2 की जगह पे i पुट करूंगा और ओमेगा 2 की जगह पे 2 पुट करूंगा. इट मस्ट बी इक्वल टू i1 प्लस i2, i1 और i2 दोनों की जगह पे मैं i पुट करूंगा, तो ये रहेगा i प्लस i इंटू ओमेगा एफ. ओके, I into 0 is 0, I into 2 is twice I plus I is twice I, ओमेगा f twice I नीचे डिवाइड कर दो तो यह हो जाएगा twice. ओके, तो ये जब नीचे आ जाएगा 2i अपॉन 2i इक्वल टू ओमेगा एफ इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड. सो ये आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. Okay. An irregular plane body in a space is acted upon by a force
2i plus j Newton at a position I plus 2j meters. A moment 3 kilonewton meter at a position minus 2i meters. The corresponding equivalent force F0 and moment m0 at the origin are. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बना देता हूं एक्सिस सिस्टम. Let me call this is my x-axis, this is my y-axis, okay, and this is my origin. तो इन्होंने क्या कहा, irregular plane body है स्पेस में, it is acted upon by a force at a position I plus 2j. I plus 2j मतलब क्या, x-axis का कोऑर्डिनेट 1 है, y-axis का कोऑर्डिनेट 2 है. 1,2 पोजीशन ये मुझे मार्क करनी है, यानी x-axis के अलोंग 1 और y-axis के अलोंग 2. तो ये यहाँ पे कहीं तो भी वो पॉइंट रहेगा, ठीक है. तो ये 1,2 पोजीशन है. तो इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है, 2i प्लस जे न्यूटन. मैं रैंडमली बना देता हूं, दिस इज फोर्स से 2i प्लस जे न्यूटन. तो इस पॉइंट पे वो लग रहा है. कितने डिस्टेंस पे, ओरिजिन से ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस r1. और r1 वेक्टर फॉर्मेट में कैसे दिया है, i प्लस 2j ऐसे दिया है. उसके बाद में एंड अ मोमेंट 3 किलो न्यूटन मीटर एट अ पोजिशन r2. r2 का लोकेशन कहाँ है, -2i, यानी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस. अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ये मोमेंट कहाँ पे लग रहा है, एट -2i, यानी यहाँ पे कहीं तो भी. ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2. तो -2,0 पे लगेगा ये मोमेंट. और मोमेंट की वैल्यू क्या है, 3 किलो न्यूटन मीटर. ओके, द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फोर्स एंड मोमेंट एट द ओरिजिन आर. तो देखो ये कैसा है, ये एक फोर्स है, ये मोमेंट है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो इफेक्ट जनरेट करेगा, वो इफेक्ट मुझे ओरिजिन पे क्या होगा वो दिखाना है. वो इफेक्ट ओरिजिन पे क्या होगा वो मुझे दिखाना है. तो यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन. अब देखो इस पूरे सिस्टम में एक ही फोर्स है, तो ओरिजिन पे वही फोर्स लगना चाहिए जो कि दिया गया है. रिजल्टेंट फोर्स तो वही रहेगा. फिर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो वो फोर्स उठा के मैं यहां पे लग देता हूं. क्या है वो फोर्स का वैल्यू, तो 2i प्लस जे न्यूटन ही लगेगा. रिजल्टेंट फोर्स वही रहेगा क्योंकि एक ही फोर्स है, तो वही मेरा रिजल्टेंट होगा. सिर्फ मुझे मोमेंट चेक करना है, ठीक है. तो मोमेंट मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले मोमेंट एट ओरिजिन ले लो, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओरिजिन, ठीक है, इज व्हाट, इट इज दिस 3 किलो न्यूटन प्लस मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स, मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स F अबाउट ओरिजिन, ठीक है. तो मोमेंट ये 3 कहाँ का है, यहाँ का है, ठीक है. ये मोमेंट निकालने का तरीका क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r बार क्रॉस f बार, r बार क्रॉस f बार. हमारे केस में r बार कौन है, ये r1 डिस्टेंस, तो r1 बार क्रॉस f बार. तो साइड में मैं करके दिखाता हूं, इट इज 3 प्लस मॉडुलस ऑफ r बार. ये डिटरमिनेंट में सॉल्व करना चाहिए, r बार क्रॉस f बार सबसे पहले. तो r बार क्रॉस f बार मैं पहले सॉल्व करके देता हूं, उसके बाद में करता हूं. लेट मी कॉल दिस अ स्टार. तो लेट मी सॉल्व r1 बार क्रॉस f बार. सबसे पहले ये सॉल्व कर लेता हूं, फिर इसकी वैल्यू में पुट करूंगा स्टार में. तो i j k लिख लो. r1 बार, r के क्या है, 1i प्लस 2j. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, और k का टर्म नहीं है r1 में, तो 0 आएगा. f में क्या है, 2i प्लस j. f बार लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, f बार लिखा तो भी चलेगा. ओके, तो 2i प्लस 1j यानी 2 1, k का टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लो. इसको सॉल्व कर लो. i कैसे करेंगे, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 माइनस j कैसे करेंगे, ओके 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0, प्लस k किस तरह से करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 2 4. सही है.
ओके, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 4 क्या है, -3k, -3k। ओके, तो ये जो है R1 बार क्रॉस F बार, ये जो है ये मेरा मोमेंट है। ये कौन है, मोमेंट है ड्यू टू फोर्स F अबाउट ओरिजिन O। कैसे निकाला मैंने, इस तरह से निकाला, R1 बार क्रॉस F बार। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, -3k, -3k। तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूंगा R1 बार क्रॉस F बार, तो ये क्या रहेगा, -3 किलो न्यूटन मीटर। तो कॉल दिस एज 1, पुट 1 इन स्टार इक्वेशन। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट O क्या हो गया, 3 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है, -3, 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो रिजल्टेंट मोमेंट जो है, रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो 0 आएगा ओरिजिन पे, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वही फोर्स रहेगा जो इकलौता फोर्स मुझे दिया गया था। तो फोर्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, दिस इज माय आंसर। एंड मोमेंट की जो वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माय आंसर। तो ये कहां पे मैच कर रहा है देख लो। तो ऑप्शन बी चेक करो, F बार देखो, F0 बार इट इज 2i प्लस j, अबाउट ओरिजिन है इसलिए सफिक्स में सिर्फ F0 लिखता हूं मैं, और मोमेंट की वैल्यू अबाउट ओरिजिन कितनी है, 0 किलो न्यूटन मीटर है। आगे, अ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 10 kg इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये मैं लिफ्ट ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, लिफ्ट है, तो इसके अंदर स्प्रिंग बैलेंस बिठाया गया है, और ये स्प्रिंग बैलेंस की कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, कुछ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 10 kg इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। इसको कुछ मास अटैच किया गया है जिसके कारण ये रीडिंग आया। ओके, तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो इसका रीडिंग कितना है, 10 kg है, कितना है, 10 kg है। ओके, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। ये स्प्रिंग जो है इसमें जो टेंसाइल फोर्स है टी जो है, टी क्या होता है, ये देखो मैं थोड़ा कलर अलग यूज करता हूं। ये स्प्रिंग है मतलब टेंशन में है अभी फिलहाल, तो टी जो है ये किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो इनिशियली जब ये लिफ्ट जो है ये स्टेशनरी था, तो ये टी फोर्स कितना आ जाएगा, ये टी फोर्स कितना आ जाएगा, टी विल बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू जी। ओके, एंड दैट m इज व्हाट, इट इज 10, उसने कहा 10 है। ओके, जी की वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। तो टी की वैल्यू इनिशियली क्या है, 100 न्यूटन इनिशियली, ये टी सफिक्स में आई लिखता हूं। उसके बाद में a spring balance reads 10 kg in a lift when the lift is stationary, when the lift starts moving with a constant acceleration। सेकेंड केस, ये केस 1 है, दिस इज केस नंबर 1। अब मैं करने जा रहा हूं केस नंबर 2। ओके, केस 2 में वो क्या कहने जा रहा है, सेम स्प्रिंग बैलेंस है। ओके, यहाँ पे वो कुछ रीडिंग दिखाएगा, ये वो मास अटैच्ड है, तो उनका क्या कहना है, when the lift starts moving with a constant acceleration the new reading is 12.3 kg। तो यहाँ पे रीडिंग कितना दिखा रहा है, 12.3 kg दिखा रहा है। ओके, if the upward acceleration is considered positive, what is the acceleration of the lift? Acceleration due to gravity is 10 meter per second square downwards। ओके, उनका क्या कहना है, ध्यान से सुनो। ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए। ओके, उसके बाद में ये जो लिफ्ट है, ये जो मास है, ओके, इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे फिर, यहाँ पे देखो, इसका वेट m इंटू जी तो नीचे ही लगेगा, m इंटू जी का लगेगा, m इंटू जी नीचे ही लगेगा। ओके, ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से डीएलएम्बर्ट्स फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, डाउनवर्ड्स कितना रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी m इंटू ए, m इंटू ए, सही है। ओके, हाँ, उसके बाद में ये जो टेंशन है, टेंशन जो है, अब मैं इक्वेशन बनाना चालू कर देता हूं एफबीडी के हिसाब से, यहां से कट कर देंगे इसको, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 है,
तो प्लस टी माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू 0, सही है। ओके, टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। ओके, यहाँ पे टी जो है, ये टी यानी स्प्रिंग में टेंशन, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू रीडिंग शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग दिखा रहा है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखा रहा है इस बार 12.3, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखा रहा है 12.3 kg। तो टी के जगह पे मैं लिखूंगा, टी के जगह पे, यहां पे तो टी लिखता हूं, टी के जगह पे मैं लिखूंगा यहां पे 12.3 इंटू जी, 12.3 इंटू जी, 12.3 इंटू जी। लेकिन m की जगह पे 12.3 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मास इज अ कांस्टेंट थिंग, ये चेंज थोड़ी होता है, एक्सेलेरेशन चेंज हो गया मास चेंज हो गया, ऐसा नहीं रहता। मास तो सेम ही है, मास मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया, प्रीवियस केस में बता गया है कि मास जो है, नहीं मास जो है वो 10 kg है, मास इज 10 kg, दिस इज मास, ओरिजिनल मास, या फिर आप बोलो एक्चुअल मास, एक्चुअल मास इज व्हाट 10 kg, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा, m की जगह पे क्या डालूंगा 10, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे g प्लस a एज इट इज, ओके। g कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, चलो वैल्यूज डालते हैं, आंसर्स आ जाएंगे। 12.3 इंटू जी की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है, यहाँ पे 10, g की वैल्यू फिर से 10, a 10 विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। 12.3 इज इक्वल टू 10 प्लस a, 10 विल मूव दैट साइड, तो 12.3 माइनस 10 इज इक्वल टू a, 12.3 माइनस 10 इज व्हाट 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव आने वाला था क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव बोला गया है। तो यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आपको टाइप करके लिखना होता है गेट एग्जाम में, तो कुछ रेंज में अगर आंसर आता है तो उसको सही माना जाता है, तो एग्जामिनर सेट कर देगा 2.2 और 2.4 के बीच में जिन लोगों का आंसर है उनका आंसर सही है। हमारा 2.3 आया है, ऑफ कोर्स इट लाइज बिटवीन 2.2 एंड 2.4, तो हमारा आंसर जो है वो सही है। A force 2 Newton is applied on a block of mass m equal to 0.5 kg as shown in the figure. Okay, ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। तो मैं फिगर आपके लिए फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए प्रोविजन दिया गया है। ये ब्लॉक ऑफ मास कितना है, m है, यहाँ पे व्हील्स है जो कि ऊपर भी अटैच्ड है नीचे भी अटैच्ड है, और यहाँ पे फोर्स F लगाया जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब फोर्स कितना 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास, m की वैल्यू दी चुकी है वो लोग, m इज 0.5 kg, ओके। द ब्लॉक इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये फोर्स 2 न्यूटन लगाने के बाद ये ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, ब्लॉक इधर उधर भाग नहीं सकता, जिस डायरेक्शन में उसको बांधा गया है उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। इस केस में ब्लॉक जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा। द ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द गाइड वे। फाइंड आउट द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 2 seconds आफ्टर रेस्ट। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, निग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द गाइड वे। ब्लॉक और गाइडवे में फ्रिक्शन मुझे निग्लेक्ट करना है। उन्होंने क्या कहा, ये फोर्स 2 न्यूटन लगाने के बाद ये ब्लॉक मूव करेगा 2 सेकंड तक। 2 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो देखो इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये बात तो क्लियर होगी। फोर्स लगाने के बाद ये मूव करना चालू करेगा और आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन a। ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक है। एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में है तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से डीएलएम्बर्ट्स फोर्स कौन से डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं डीएलएम्बर्ट्स फोर्स लगा देता हूं। इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। m चाहिए तो आप कैपिटल लिखो, इधर m कैपिटल है, ओके। ये m इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स के 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का नाम क्या है, इट इज 2 cos 60 और दूसरा क्या है 2 sin 60, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मैं समेशन एफ एक्स कर लेता हूं इक्वल टू 0
तो क्या होगा, प्लस 2 cos 60 माइनस एम ए इक्वल टू 0। तो 2 cos 60 इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू मेरे पास दी गई है, इट इज 0.5 इंटू ए। 2 cos 60 इज इक्वल टू 0.5 ए। 0.5 नीचे डिवाइड कर दो, ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है मुझे बताओ। 2 cos 60 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दो, क्या आता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक मूव करेगा विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एस यू वी ए टी ये सारा डेटा मैं लिख देता हूं। एस कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है पता नहीं, वही तो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम टेकन कितना है, 2 सेकेंड्स। ओके, तो मुझे एस निकालना है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ वी, तो ऐसा फॉर्मूला निकालो जिसमें वी नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस निकालना है, यू की वैल्यू 0, हाफ, ए का वैल्यू 2 इंटू टी का वैल्यू 2 स्क्वायर। तो 2 तो कैंसिल हो गए, 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स इज 4 मीटर। तो 4 मीटर आंसर है, देखो 4 आंसर है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाला। एग्जामिनर करेक्ट उसी को मानता है जिसका आंसर 3.9 और 4.1 के बीच में आता है। हमारा एग्जैक्टली 4 है, हमारा सही है। A man of mass 50 kg is walking on a long wooden board of mass 200 kg। ठीक है, ये ड्राइंग अगर दिखाई नहीं दे रहा है मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये वुडन बोर्ड दिया गया है, ठीक है। वुडन बोर्ड का मास दिया गया है, कितना है मास वुडन बोर्ड का, 200 kg। And the man which is walking, who is walking on that wooden board 50 kg, उसका भी मास दिया गया है मुझे। इसका मास मैं लेता हूँ नीचे की डायरेक्शन में, कितना है 50 kg। 50 kg। A man of 50 kg is walking on a long wooden board of mass 200 kg as shown in the figure. The wooden board is initially at rest on the frictionless ice surface. नीचे ऐसे मान लो ice का surface है, and that surface is what? Frictionless. If the man walks with a velocity 1 meter per second, ये man जो है velocity of man 1 meter per second, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। उन्होंने एग्जामिनर में दिया हुआ है दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ओके, रिलेटेड टू द वुडन बोर्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड इन मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये भी आंसर के ऑप्शंस नहीं रहते ऐसे क्वेश्चंस में, हमें फाइंड करना पड़ता है, तो आसान है। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई कर देता हूं। मोमेंटम बिफोर मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे समझ लो शुरुआत में मैन और बोर्ड दोनों रेस्ट में थे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0। इनिशियल मोमेंटम इज 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल में क्या हुआ था, मैन जो है ये वॉक करता है टुवर्ड्स राइट साइड। तो मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, राइट साइड मूव कर रहे हैं प्लस आएगा। ओके, उसके बाद में ये बोर्ड अब कैसे मूव करेगा वो मुझे फाइंड करना है। तो बोर्ड मूव करेगा तो उसके साथ मैन भी मूव करेगा, तो इज द 200 प्लस 50 लिखना चाहिए इनटू वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, ठीक है, अलोंग विद द मैन, क्योंकि बोर्ड अकेला थोड़ी मूव होगा, उसके ऊपर मैन तो ऑलरेडी है। वेलोसिटी ऑफ बोर्ड अलोंग विद द मैन, आपको चाहिए तो मैं लिख के भी देता हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन ये कैसा है, फॉर्मूला कैसा है, मास ऑफ मैन mm इंटू vm प्लस, और यहाँ पे क्या, वेल मास ऑफ बोर्ड प्लस मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ बोर्ड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड अलोंग विद द मैन, ठीक है। मैन के लिए स्मॉल m यूज करता हूं। तो ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 50 इंटू 1 इज 50, 50 इंटू 1 50 वो साइड गया, माइनस 50 हो गया, 200 प्लस 50 इज 250
board along with the man, 250 नीचे डिवाइड करो, -50 डिवाइड बाय 250, ये आसान है, -0.2 आ रहा है, सही है। Velocity of board along with man is -0.2 मीटर पर सेकेंड। This is the final answer, चेक कर लो, -0.2। ओके, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? मैन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जब मूव करेगा, बोर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। A projectile is fired with a velocity v equal to 3√2 meter per second from a point at a height h equal to 0.8 meter। h का वैल्यू दे दिया उन्होंने 0.8 मीटर, h दिया हुआ, ओके। ये वेलोसिटी v दी गई है, v इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 3√2 cos 45 आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 3√2 sin 45 आएगा, ओके। The projectile is fired with a velocity 3√2 meter per second from a point at a height of 0.8 meter at an angle 45 degree with respect to the horizontal direction as shown in the figure. Find the horizontal distance s in meters. Horizontal distance मुझे find करना है, जिसको कि एग्जामिनर ने s कहा है, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपकी भाषा में हमें फाइंड करना है। When it hits the ground, take acceleration due to gravity, g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है, तो आसान समय। अब देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये कॉम्बिनेशन है रेक्टिलिनियर मोशन का, हॉरिजॉन्टल रेक्टिलिनियर मोशन और वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको मैं अगर टॉप व्यू में देखूं तो आपको नजर आएगा कुछ चीज स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, और फ्रंट व्यू में देखें तो ऐसे लगेगा कि ये ऊपर गया और नीचे आ गया, ठीक है। तो लेट मी डिस्क्राइब दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी। कंसीडर वर्टिकल मोशन ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी वर्टिकल मोशन कंसीडर करो, एस यू वी ए टी, ये चीजें हम फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल मोशन कंसीडर करो ए टू बी, मतलब ये फ्रंट व्यू में देखो, इसको फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा आपको? कुछ चीज ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ गई बी पे, है ना, ओके। तो एस मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो माइनस ले लो, ओके। कितना डिस्टेंस है? 0.8 मीटर्स, ओके। यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 3√2 sin 45। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है? 3√2 sin 45, सही है, ओके। अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस साइन लेंगे हम, और एक बार sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, सही है। √2 will get cancelled out, I'll get 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता नहीं। Acceleration is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद में टाइम पता नहीं, टी ले लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे s की वैल्यू -0.8, u की वैल्यू 3, t की वैल्यू पता नहीं, हाफ a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट? -10 into t स्क्वायर। ये हो गया 3t, -10 डिवाइड बाय 2 इज -5 t स्क्वायर, -0.8। तो इसको सॉल्व करेंगे, -5 t स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, प्लस 5 t स्क्वायर -3t वो साइड गया -3t, और ये -0.8 इक्वल टू 0। इसको कैलसी में सॉल्व करो, t के वैल्यूज आपको आ जाएंगे। तो आंसर आपका आएगा 0.8 सेकेंड्स, और यहाँ पे -0.2। बट टाइम इज नेवर नेगेटिव, तो ये वैल्यू निगलेक्ट करो, तो t की वैल्यू क्या है ओरिजिनल? 0.8 सेकेंड्स। इसके बाद में
अब टाइम एक बार आ गया है तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो फ्रॉम ए टू बी। तो मैं यहाँ पे करता हूं, ये मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ मूव कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन, प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन में देखो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही फाइनल वेलोसिटी भी होती है। इसमें एक्सेलरेशन कोई नहीं रहता, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो एस यू वी ए टी अगर हम लिखेंगे तो देखो एस तो मुझे फाइंड करना है, इसको मैं एस कह रहा हूं। ओके, उसके बाद मैं ये u इनिशियल वेलोसिटी इट इज व्हाट 3√2 cos 45 है ना, 3√2 cos 45। cos 45 क्या होता है? इट इज ऑल्सो 1/√2, √2 कैंसल, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी सेम होती है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन जीरो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोजेक्टाइल के। टाइम ऑफ फ्लाइट 0.80 होगा। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो। A इक्वल टू जीरो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इन प्रोजेक्टाइल। ओके, तो S इक्वल टू U इंटू टी। S की वैल्यू कितनी है निकालनी है। U is initial velocity is 3 meter per second and time of flight is 0.8. 3 into 0.8 is the final answer. कितना आ गया? I think it will come out as 2.4. तो 2.4 आंसर में दिया गया है। A particle P is moving on a circular path of radius r equal to 1. इस पाथ का रेडियस कितना है? 1 है। The angular location of a particle is measured as shown in the figure. The motion of the particle is described by, ये करेक्शन कर लो, थीटा इक्वल टू 2 sin t चाहिए। गिवन क्या है? गिवन थीटा इज इक्वल टू 2 sin t। ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, 8 नहीं चाहिए। थीटा इक्वल टू 2 sin t। Find the magnitude of the total acceleration of the particle at time t equal to pi by 3. To find total acceleration, a find करना है, कितना है? at t equal to pi by 3 seconds। और ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1, थीटा मुझे गिवन है, थीटा इक्वल टू 2 sin। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों ऐसे करो? क्योंकि d थीटा बाय dt जब हम करते हैं इट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो 2 कांस्टेंट एज इट इज। sin t का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos। सही है? ओके, तो उसके बाद में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t अगेन। ओके, let me write this as equation number 1, this as 2. Okay, differentiate 2 with respect to t again। तो ये क्या हो जाएगा? d ओमेगा बाय dt। d ओमेगा बाय dt मतलब कौन रहता है? अल्फा रहता है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी मैं क्या करने जा रहा हूं? d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर करने जा रहा हूं। तो 2 as it is। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos t का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज माइनस sin t। So here I'll get a minus sign, minus into sin। Okay, अब मैं ओमेगा का वैल्यू फाइंड करूंगा at t equal to pi by 3 seconds। at t equal to pi by 3 seconds ओमेगा will be what? 2 sin pi by 3। इसको कैल्सी में डाल दो। सिर्फ कैल्सी में डालते वक्त कैल्सी जो है रेडियन मोड पे होना चाहिए। तो cos pi by 3, ओके सॉरी ये गलत है, 2 cos pi by 3 चाहिए। cos pi by 3 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है। तो 2 into 1/2 ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? 1 रेडियन पर सेकंड।
ओके, यहाँ पे अल्फा का भी वैल्यू मैं निकाल के रखता हूँ। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, -2 साइन, ये कहाँ पे, एट t इक्वल टू π/3 पे अल्फा क्या आएगा, -2 साइन π/3। साइन π/3 का आंसर जो है वो क्या है, √3/2। तो -2 into √3/2, 2 will get cancel out, अल्फा का वैल्यू -√3, अल्फा का वैल्यू -√3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ओमेगा का वैल्यू निकाला, अल्फा का वैल्यू निकाला एट t इक्वल टू π/3, एट t इक्वल टू π/3, ये वैल्यू निकाला एट t इक्वल टू π/3, ये अल्फा का भी वैल्यू निकाला एट t इक्वल टू π/3। अब एक्सेलरेशन जो होता है ये दो चीजों से बनता है, ये जो है ये सर्कुलर आर्क है ना, तो इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीफ्यूगल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोला आपने तो भी चलेगा, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन बोला तो भी चलेगा। ठीक है, टेंजेंशियल, तो ये क्या होगा, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे तो मैंने स्टेप नंबर 2 कर लेना चाहिए। स्टेप 1 हो गया है, स्टेप 2 में अब नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है r into अल्फा। r is how much? r is given as 1 meter, तो 1 into अल्फा is how much? अल्फा is -√3, सही, -√3, तो ये आंसर क्या हो गया, -√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये r ओमेगा स्क्वायर होता है, r ओमेगा स्क्वायर, r is 1 and omega is how much? Also 1 square, 1 into 1 square is what? 1 meter per second square। So normal acceleration का वैल्यू -√3, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 1। तो वैल्यूज इसमें पुट करता हूं, टेंजेंशियल का वैल्यू 1 का स्क्वायर, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, -√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर प्लस ही रहता है, और √3 का स्क्वायर मतलब 3 रहेगा। 1 plus 3 is what? 4। So √4 is the answer। √4 is nothing but 2 meter per second square। This is the final answer। This is the final answer। Check here, 2 meter per second square। A mass is attached to a spring and placed horizontally in a frictionless surface। A simple pendulum has been pivoted to a mass। The degree of freedom of the system is। ध्यान से सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी डायरेक्शंस में मोशन अलाउड है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। स्प्रिंग को कौन अटैच है, एक व्हीकल जैसा कुछ अटैच्ड है जिसको व्हील्स दिए गए हैं, और उस व्हीकल को कौन अटैच है, एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे कौन है, बॉब है, या फिर मास है जो लटका हुआ है एट लेंथ एल। तो यहाँ पे दो तरह के मोशंस अवेलेबल है। पहला मोशन, ये जो ब्लॉक है ये आगे या पीछे मूव कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद में दूसरा, ये स्ट्रिंग जो है ये ऑसिलेट कर सकता है टू एंड फ्रो, दैट इज सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। द आंसर मस्ट बी 2। आंसर प्लीज कर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 फिगर्स भी दिए गए। फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं डार्क कर देता हूँ। ये हाइट है h और ये ब्लॉक है w, ये नीचे गिरा दिया गया। A body of weight w falls from a height h and strikes the ground। ये body of weight w falls from height h and strikes the ground। If the body starts from rest, the velocity with which it strikes the ground is √2gh। ये सही है गलत है, where g is the acceleration due to gravity। तो ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 2 है, दिस इज ट्रू। कैसे मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। देखो, मान लो ये पोजीशन 1 है, एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दिखाई दे रहा है, एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। अब वन पोजीशन, मान लो इसको मैं डेटम कह रहा हूं, इसको मैं डेटम कह रहा हूं पोजीशन 2 को, तो वन पोजीशन की एक ही तरह की एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क बिटवीन 1 and 2, एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा कि एयर रेजिस्टेंस इतना है या कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ नहीं कहा है, तो वर्क डन 0 है। एनर्जी एट पोजीशन 2 पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 और ब्लॉक के पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसके पास मास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका वेट W है, यानी मास कितना होगा, भाई W, मास इज इक्वल टू W अपॉन G। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला, mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ना, mm हो गया कैंसल, और क्या कैंसल, कुछ नहीं, 2 वो साइड चला जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v², यानी v हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सेकेंड स्टेटमेंट मैं पहले फिगर डार्क करके देता हूं, दिखाई दे रही होगी, ये एंगल अल्फा है, ये हाइट h है, ये ब्लॉक है और नीचे की तरफ लग रहा है उसका वेट, और ये पॉइंट P है, नीचे Q है, और ये स्लाइड कर रहा है। If the same body, ये same body along an inclined plane PQ, starting from an elevation h, height h से ये शुरुआत करती है, above point Q, then its velocity at Q is under root 2gh। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, मैं इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगेन दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। ठीक, एग्जामिनर ने क्या कहा है यहाँ पे, विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बाय लॉ, ये मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट 2 के बारे में कर रहा हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 must be equal to energy at position 2। Energy at position 1 is just because of the elevation which it is, मतलब जितने हाइट पे वो ब्लॉक है, हाइट के कारण कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी एट पोजीशन 1 इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शनलेस है, अगर फ्रिक्शनलेस है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन अगर होता तो मैं वर्क डन क्या लेता, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल, तो फ्रिक्शन ही नहीं है तो वर्क डन 0। एनर्जी एट पोजीशन 2, ये जब नीचे आएगा विद सम वेलोसिटी, तो यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी। तो सेम लॉजिक डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², mm विल गेट कैंसिल्ड आउट, 2 वो साइड चला जाएगा, 2gh इक्वल टू v², तो v हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh। तो सेकंड स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। Both statement 1 and 2 are true. This is the correct option. Option A is correct. तो 39 का आंसर है करेक्ट है। ये स्टेटमेंट 2 का लॉजिक है, सॉरी स्टेटमेंट 1 का लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 का लॉजिक नीचे दिया है। Okay. A block of weight Q rests on an inclined plane and it is attached to a string which runs over a frictionless pulley to carry a block of weight P at its other end. The coefficient of friction between block of weight Q, ये weight Q and the inclined plane is mu। इन दोनों में जो फ्रिक्शन है, ब्लॉक और ये जो वेज है जिसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन है म्यू। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 दिया है, केस 2 दिया है। केस 1 क्या दिया है, वेट Q स्टार्ट्स मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो केस 1 के लिए मैं FBD बनाता हूं। केस 1, Q इज मूविंग डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो Q अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो ये कैसे रहेगा, यहां पे देख लो, दिस इज Q, ओके। यहां पे कौन आएगा,
अच्छा ये बता दूं, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, क्यू के एफबीडी में ये कौन रहेगा, टेंशन टी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे Q इज मूविंग डाउनवर्ड्स, Q इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स Q का मोशन कहाँ है, नीचे है केस वन में, Q स्टार्ट्स मूविंग डाउन, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इनटू आर एन होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, तो डायरेक्टली म्यू आर एन लिख देता हूं। Q का वेट कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इफ दिस इज अल्फा, Q का वेट कैसे लगेगा, नीचे। इफ दिस इज अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। दिस इज Q, राइट, ये क्या होगा, अल्फा। ओके, तो Q के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक Q cos अल्फा और एक Q sin अल्फा, राइट। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन जो है ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड आर एन होगा। सबसे पहले मैं यहां पे अगर समेशन एफ वाई कर दूं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, प्लस आर एन माइनस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो आर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू कॉस अल्फा। सही है। इसके बाद में इसी में आगे चल के मैं समेशन एफ एक्स कर दूं इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स कौन सा वाई कौन सा वो मैं बता देता हूं। लेट मी कॉल दिस एज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस। ओके, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करूं तो क्या आएगा, बोलो भाई, प्लस टी माइनस क्यू साइन अल्फा, ओके, प्लस म्यू इंटू आर एन इक्वल टू 0। आर एन की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, आर एन नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे क्यू कॉस अल्फा, तो टी माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर एन की जगह पे क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू ये दोनों टर्म वो साइड लेके जाओ, क्यू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू क्यू कॉस अल्फा। यहां से अच्छा ये टर्म वो साइड गया तो माइनस भी रहेगा। ओके, क्यू कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ये किसका इक्वेशन है, टी का। ओके, केस वन में ही ब्लॉक पी का मैं अगर एफबीडी बनाऊं तो पी का वेट लगेगा नीचे, पी ऊपर रहेगा टी, तो यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ओके, यहां पे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे अबाउ इक्वेशन में, तो प्लस टी माइनस पी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, पी। कॉल दिस एज टू फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, टी की जगह पे क्या लिख दो, पी लिख दो। पी इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। आगे तो ये मैंने डिराइव कर दिया। केस 2 क्या है, P स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। केस 2 में P जो है नीचे आ रहा है, मतलब Q कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। केस 1 क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, केस 1 क्या है, Q स्टार्ट्स मूविंग डाउन, Q स्टार्ट्स मूविंग डाउन, तो इसलिए ये एफबीडी बना के ये सॉल्यूशन लाया। ओके, केस 2 भी मैं सॉल्व करूंगा। द लिमिटिंग रेशियो ऑफ P अपॉन Q फॉर केस 1 एंड केस 2 आर, P अपॉन Q निकालना था इसलिए ये इक्वेशन निकाला है। तो P अपॉन Q क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में लिख देता हूं। P अपॉन Q ये क्या हो जाएगा, इट इज साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। तो इसको डबल बॉक्स कर देता हूं। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, फॉर केस 1। तो चेक कर लो ऑप्शंस में ये कहा जर आ रहा है केस 1 के लिए। केस 1 के लिए साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, साइन अल्फा, यस, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, ओनली ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप हम क्लास में कर रहे हैं, एग्जाम में होता तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए क्लिक करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि हम क्लास में कर रहे हैं तो मैं ये भी आपको प्रूफ करके देता हूं कि ये सही आता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे अभी, केस 2
2 के बारे में स्टार्ट करते हैं। केस 2 क्या बोला गया है? P starts falling down. P starts falling down. If P starts falling down, that is Q starts moving up. ठीक है, Q नीचे जा रहा है, सॉरी यार, P अगर नीचे जा रहा है तो Q कहाँ जाएगा? ऊपर। तो Q का FBD कैसे बनेगा वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा Q है, Q का वेट नीचे लग रहा है हर बार की तरह। ये कौन है? अल्फा है, ओके यस। ये कौन है? टेंशन T है। अब Q स्टार्ट मूविंग अप, Q अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, म्यू इनटू Rn। इसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड Rn। ओके, Q के दो कंपोनेंट, एक आएगा Q साइन अल्फा, एक आएगा Q कॉस अल्फा। अब एक्सिस में डिफाइन कर देता हूं। लेट मी से दिस इज माय एक्स एक्सिस, लेट मी से दिस इज माय वाई एक्सिस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पिछले बार की तरह ही समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, तो प्लस आर एन, और ये नीचे की तरफ जा रहा हुआ माइनस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया क्यू कॉस अल्फा। ओके, नेक्स्ट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देता हूं यहां पे। तो क्या आएगा? प्लस टी माइनस क्यू साइन अल्फा, यस, माइनस म्यू आर एन इक्वल टू 0। टी एज इट इज, माइनस क्यू साइन अल्फा ऑल्सो एज इट इज, माइनस म्यू एज इट इज। आर एन की जगह पे मैं लिखूंगा क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। आगे चल के टी इक्वल टू क्या आ गया? क्यू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू क्यू कॉस अल्फा। क्यू कॉमन ले लो, अंदर आएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और ये टी एज इट इज रख दो। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। फिर से एक बार P का FBD कैसे रहेगा? P भले ही नीचे जा रहा हो, P का वेट नीचे ही रहेगा, टेंशन T ऊपर। तो यहाँ पे समेशन एफ वाई कर दो, तो प्लस टी माइनस पी इक्वल टू 0। तो T की जगह पे हम P लिख सकते हैं। कॉल दिस एज 4, पुट कर दो 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो T की जगह पे मैं P लिखूंगा, P इक्वल टू Q साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। Q नीचे ले लो, P अपॉन Q का रेशियो आ गया। P अपॉन Q क्या है? साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। यू कैन हैव अ लुक एट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सेकेंड पार्ट जो है साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा दिखेगा। फोटो ले लो। तो फर्स्ट केस में साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, सेकेंड केस में साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, to unload an item from a truck, a crane boom is raised with a constant angular velocity 1 radian per second। ठीक है, ये जो बूम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो उनका क्या कहना है? इसको विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड ऊपर उठाया जा सकता है, ये नीचे भी डाला जा सकता है। ठीक है, रिलेटिव टू द कैब, and the cab is rotated about a vertical axis with a constant angular velocity 0.5 radian per second। तो vertical axis क्या अबाउट? ये कैब जो है ये मूव कर सकती है, रोटेट हो सकती है विथ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। आप इसको इमेजिन कैसे करोगे बच्चों? यहाँ पे देखो, मान लो ये बूम है, तो ये बूम कुछ एंगुलर वेलोसिटी से नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकेंड। और मान लो ये कैब है, तो कैब ऐसे मूव करेगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, बूम कैसे? ऐसे, विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। और कैब, ये कैब अलोंग जेड एक्सिस मूव करेगी। तो ऐसा ये सिस्टम है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द बूम इज 10 मीटर, O से लेके P तक डिस्टेंस, ये O है, O से लेके P तक डिस्टेंस, OP डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, मान लो OP डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो OP के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक अलोंग y एक्सिस, एक अलोंग z एक्सिस। तो OP के कौन से? अलोंग x एक्सिस 10 cos 45, और अलोंग z एक्सिस 10 sin 45।
राइट। चलो तो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैसे आएगी? इट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है? इट इज 0.5। ओके, 0.5 कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं लिखूंगा 0.5 के प्लस ओमेगा 2 जो है ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये क्या आ जाएगी? 1 आई जे के, एक्स के अलॉन्ग मतलब आई, 1 आई प्लस 0.5 के, राइट। तो मैं इसको ऐसे अच्छे से लिखूंगा 0.5, ओ सॉरी, ओमेगा को क्या लिखूंगा? वेक्टर ओमेगा, इट इज 1 आई प्लस 0.5 के। अब पोजीशन वेक्टर आर बार कैसे लिखेंगे? ओके, तो आर बार ओपी को कहा जाएगा। तो ओपी को अलोंग वाई एक्सिस है और अलोंग जेड एक्सिस है। अलोंग वाई एक्सिस मतलब जे, अलोंग जेड एक्सिस भी है। अलोंग जेड एक्सिस मतलब के, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है मतलब वो 0। अलोंग वाई एक्सिस कितना है? 10 cos 45, 10 cos 45। अलोंग जेड एक्सिस कितना है? 10 sin 45, 10 sin 45। तो आर बार आ गया। वेलोसिटी वेक्टर वी बार क्या होता है? इट इज ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। तो आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। ओमेगा बार के वैल्यूज क्या है? इट इज 1, जे का वैल्यू नहीं है तो 0, और के का क्या है? 0.5। ओके, आर बार का क्या है? आई के अलॉन्ग 0, जे के अलॉन्ग क्या है? 10 cos 45, 10 cos 45। के अलॉन्ग क्या है? 10 sin 45, 10 sin 45। अब इसको सॉल्व कर दो, वी बार वेक्टर आ जाएगा। आई कैसे रहेगा? दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस, तो 0.5 इंटू 10 cos 45। ओके, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, माइनस जे के लिए क्या करेंगे? 1 इंटू 10 sin 45, सो 10 sin 45, this is 1 into 10 sin 45 and 0 into this is 0. Okay, next k यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओके, प्लस k यहाँ पे क्या रहेगा? k के लिए ये 1 into 10 cos 45 minus 0. So I'll get the answers. ये क्या है? माइनस 0.5 इंटू 10, माइनस 0.5 इंटू 10 यानी क्या होगा? 5 होगा, -5, और cos 45 इज 1/√2 माइनस जे, ये क्या है? आई का कोएफिशिएंट है। जे का क्या होगा देखते हैं। 10 sin 45, 10 एज इट इज, sin 45 इज 1/√2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? प्लस के, 10 as it is, cos 45 is 1/√2। ओके, सो यहाँ पे थ्रूआउट हम क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √2 कॉमन ले सकते हैं। इधर 5 और √2 कॉमन ले लिया तो माइनस आई बचेगा। इधर 5 और √2 कॉमन ले लिया, सिर्फ 2 बचेगा अलॉन्ग विद माइनस साइन, -2j। इधर 5 और √2 कॉमन ले लिया तो प्लस 2k ऐसे बचेगा। तो 5/√2 माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k, 5/√2 माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, a block of mass 5 kg moves on a smooth inclined plane with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होगा, इसके ऊपर ये ब्लॉक मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। ओके, तो ये 10 के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 cos 30 और ये होगा 10 sin 30। ओके, a block of mass 10 kg moves up on a smooth inclined plane with a velocity 10 meter per second in the direction shown. A bullet of mass 60 ग्राम, एक बुलेट है, ये बुलेट है जिसका मास 60 ग्राम है। ओके, traveling at 500 meter per second. Initially it is traveling at a 500 meter per second, hits this block.
bullet of mass 60 gram traveling at 500 meter per second strikes the block centrally and gets embedded in it. बुलेट इसके अंदर धस जाएगा, घुस जाएगा, gets embedded in it. If the velocity of the block and embedded bullet in meter per second after the impact is, after impact बुलेट और ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है. तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एक बार हमें अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा, एक बार अलोंग वाई एक्सिस. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे पहले अलोंग आप तय करो, अलोंग वाई एक्सिस ले लो. ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे? इनिशियल मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंट. तो इनिशियल मोमेंट कैसा रहेगा? m1. ठीक है, ब्लॉक का मास कितना दिया है? 5 kg. तो m1 इंटू ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियल वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है? 10 sin 30, राइट? m1 u1 प्लस सेकेंड मास है बुलेट. बुलेट का मास कितना है? 60 ग्राम. 60 ग्राम मतलब कितना होता है? 60 डिवाइडेड बाई 1000. 60 डिवाइडेड बाई 1000 इज हाउ मच? 0.06 kg. और बुलेट वाई एक्सिस के अलोंग कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 500 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये था मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट. आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा? दोनों बॉडीज एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे और कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग वाई एक्सिस कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, ऐसा बोलना चाहिए. तो मास 1 प्लस मास 2 यानी 5 प्लस 0.06 इंटू फाइनल वेलोसिटी vf अलोंग वाई एक्सिस. vf के सफिक्स में क्या लिखा? y. ठीक है, या फिर आप vfy ऐसे लिखो, vfy यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? vfy का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 sin 30 प्लस 0.06 इंटू 500 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.06 नीचे चला जाएगा तो 5.06. तो ये कैल्सी में आप सॉल्व कर लो. vfy का वैल्यू मुझे बता दो. इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है. सेकंड में निकालूंगा अलोंग एक्स एक्सिस. चलो, जिनका हो गया आंसर बताओ. ये 10.869 आएगा. 10.869 मीटर पर सेकेंड आएगा. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस बुलेट तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, तो इनिशियली अलोंग एक्स एक्सिस बुलेट का वेलोसिटी क्या है? 0. तो 0.06 इंटू वेलोसिटी क्या आएगी उसकी? इनिशियली 0. ब्लॉक की अलोंग एक्स एक्सिस कैसा रहेगा मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी. मास इज 5 एंड वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज व्हाट? 10 cos 30. ओके, और यहाँ पे m1 प्लस m2 दैट इज 5 प्लस 0.06 इंटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. तो अब इसको सॉल्व कर दो. 0.06 इंटू 0 तो 0 है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? vfx इज इक्वल टू 5 इंटू 10 cos 30 द होल थिंग डिवाइडेड बाय द एंटायर मास 5.06. कैल्सी में डालो, vfx का वैल्यू आ जाएगा. vfx की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट साइड. कितना है? इसका आंसर आता है 8.557. 8.557 मीटर पर सेकेंड. अब फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है, इन दो वेक्टर्स का एडिशन करो. वेक्टर एडिशन कैसे होगा? ध्यान से सुनो. दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई एक्सिस, दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा एट एन एंगल से थीटा. तो vf कैसे निकालेंगे? वेक्टर एडिशन कैसे होगा इनका? इट इज vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर. vfx का वैल्यू पुट करो, 8.557 का स्क्वायर प्लस 10.869 का स्क्वायर. ये कैल्सी में अगर आप पुट करोगे तो आंसर आता है
it will come out as 13.833 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पे वो निकालना है, तो tan इनवर्स ऑफ वी एफ वाई अपॉन वी एफ एक्स कीजिए। तो tan इनवर्स ऑफ वी एफ वाई इज हाउ मच, इट इज 10.869 divided by VFX is how much, 8.557. you will get the value around 51.78 डिग्री इसके आसपास मिलेगा। तो ये दोनों आंसर हमारे फाइनल आंसर है। तो 13.833 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 51.78, तो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। 13.83 हमारा आया है, एग्जामिनर ने 13.84 दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट सम मैं आपको दो मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बलून विथ ब्लास्ट वेट इनसाइड इट हैज अ ग्रॉस वेट ऑफ 500 न्यूटन। तो ग्रॉस वेट जो है उसका 500 न्यूटन है। इट इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लास्ट इन न्यूटन दैट मस्ट बी थ्रोन आउट in order to give a balloon an upward acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, acceleration due to gravity must be taken as 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको समझाता हूं, शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लो। देखो, इस बलून को ऊपर थ्रो करना है विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ रिएक्शन देनी पड़ेगी। इसके कारण फ्यूल बर्न करके कुछ ब्लास्ट थ्रो आउट करना पड़ेगा। तो वो उसका वेट कितना है, दैट इज डब्ल्यू डैश। तो इट इज ट्वाइस डब्ल्यू ए अपॉन जी प्लस ए। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्वाइस इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन गिवन है। एक्सेलरेशन कितना कहा है उन्होंने, 2। जी का वैल्यू 9.81 प्लस ए का वैल्यू 2। ये कैल्सी में डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 169.35 न्यूटन। ठीक है, अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता ये कैसे है, तो मैं इस फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन भी दे सकता हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला करके आप मगअप कर सकते हो। तो देखो, इनिशियली ये जो बलून है नीचे आ रहा था विथ व्हाट, एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट इसका है 500 न्यूटन। ठीक है, अब मैं ये जब नीचे आ रहा था तो बलून के जो सारे स्ट्रिंग्स है ऊपर के साइड में, उसका टेंशन रहेगा टी, जो इसको बैलेंस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट केस में क्या करना है, बलून ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, तो थ्रस्ट थ्रो आउट करेगा, तो वेट जो है वो कम हो गया ऐसा फीलिंग आएगा। तो वेट कितने से कम हुआ, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, जो ब्लास्ट थ्रो आउट हुआ उतना वेट कम हुआ, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, और ये टी उसको बैलेंस करेगा। अब देखो, दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश करना है तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो पहले केस में, दिस इज केस 1, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन क्या लगना चाहिए, अपवर्ड। तो m इंटू ए अपवर्ड। यहां पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या लगना चाहिए, डाउनवर्ड्स। सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या लगना चाहिए, डाउनवर्ड्स। ओके, चलो, तो ये केस में, पहले केस में हम समेशन एफ वाई कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा बोलो, प्लस टी, नेक्स्ट माइनस डब्ल्यू, एम इंटू ए। एम की जगह पे क्या लिखूंगा, डब्ल्यू अपॉन जी लिख सकते हैं ना। एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ठीक है, एम पहले लिख लेता हूँ, बाद में डब्ल्यू डालूंगा उसकी जगह पे। प्लस एम इंटू ए इक्वल टू 0, टी माइनस डब्ल्यू, प्लस एम की जगह पे लिखूंगा डब्ल्यू अपॉन जी, मास क्या होता है, वेट अपॉन जी, इंटू ए इक्वल टू 0। तो टी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू अपॉन जी ए वो साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। कॉल दिस एज 1। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे फिर से एक बार, तो क्या होगा, प्लस टी, नेक्स्ट माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, और मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे इक्वल टू 0। उसके बाद में टी माइनस डब्ल्यू डैश
m की जगह पे वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, इसका वेट कितना है w माइनस w डैश डिवाइडेड बाय g, w डिवाइड बाय w माइनस w डैश डिवाइडेड बाय g इनटू व्हाट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये दिखाई दे रहा है? ओके, तो t का फॉर्मूला क्या हो गया, ये टर्म वो साइड लेके जाओ, तो प्लस w माइनस w डैश, ये माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा, प्लस w माइनस w डैश अपॉन g इनटू a, कॉल दिस एज 2। तो दोनों t जो है वो इक्वेट कर देंगे हम, तो कैसे दिखेगा देखते हैं। तो दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे, w माइनस w अपॉन g इंटू ए इक्वल टू w माइनस w डैश प्लस w माइनस w डैश अपॉन g इंटू ए। तो आगे इसको थोड़ा रीसॉल्व करेंगे, w माइनस w डैश w अपॉन g इंटू ए अलग, प्लस इंटू माइनस माइनस w डैश अपॉन g इंटू ए अलग, w माइनस w अपॉन g इंटू ए अलग, w विल गेट कैंसल्ड आउट। उसके बाद में हाँ माइनस w अपॉन g इंटू ए वो साइड चला जाएगा, तो प्लस w अपॉन g इंटू ए हो जाएगा, प्लस w अपॉन g इंटू ए एज इट इज। ये माइनस w डैश अपॉन g इंटू ए वो साइड गया, तो ये प्लस w डैश अपॉन g इंटू ए हो जाएगा। तो देखो w a अपॉन g प्लस w a अपॉन g, आई विल गेट ट्वाइस w a अपॉन g, चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज 2 चॉकलेट्स, ठीक है। और ये माइनस w डैश भी रह गया है, माइनस w डैश इक्वल टू वो साइड जाएगा तो प्लस w डैश। ओके, यहां पे मैं w डैश कॉमन ले लेता हूं, अंदर रहेगा a प्लस a अपॉन g प्लस 1। ओके, नेक्स्ट व्हाट वुड आई गेट, w डैश a प्लस g अपॉन g इज इक्वल टू ट्वाइस w a अपॉन g। बोथ साइड g वुड गेट कैंसल्ड आउट, तो w डैश का फॉर्मूला आ गया ट्वाइस w इंटू ए अपॉन ए प्लस जी। सो दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद आंसर आता है 169.35 न्यूटन, जो कि हम देख चुके हैं। कंसिडर द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हैविंग साइड लेंथ a at point O the equivalent force and the couple are respectively। तो equivalent force मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऐसे सम सॉल्व करने के लिए अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज करो रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो आंसर फास्ट आ सकता है। तो ग्राफिकल मेथड में कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। अब फोर्स F की मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, तो फोर्स F कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फोर्स F कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये फोर्स F कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, F कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर F कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेम एंगल सेम होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे तो फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स नहीं है। फिर इस F फोर्स को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, जहां पे ये तीसरा फोर्स खत्म वहां पे चौथा शुरू, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा F। उसके बाद में लास्ट फोर्स ये कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ये यहाँ पे जाके कहीं रुक रहा है। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा फोर्स F, ठीक है। तो जब आप फोर्स पॉलीगॉन बनाते हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, पहले फोर्स का टेल और आखिरी फोर्स का हेड जहां पे मीट करेंगे वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स देखो, मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स ये है और इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है कितनी है, F। तो रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, इट इज F एंड उसकी डायरेक्शन कौन सी साइड है, देखो ब्लैक कलर के पेन से शो की। ये समझ में आया? तो वही ऑप्शन सही है जिसमें F वो साइड है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या डी। ओके, बी और डी में से कोई तो भी सही है। तो पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अब मोमेंट निकालनी है। मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट। मोमेंट एट O निकालनी है, समेशन ऑफ मोमेंट एट O निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अभी मुझे बताओ ये कौन है, ये एक हेक्सागन है। इफ इट इज अ हेक्सागन तो देखो ये कितने एंगल्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 एंगल्स है।
तो हर एंगल जो है अंदर का इंटीरियर एंगल वो कितना रहेगा, इट इज 360 डिवाइड बाय 6, क्योंकि टोटल क्या होता है 360 और 6 एंगल्स है, 360 डिवाइड बाय 6 यानी कितना हो गया 60। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज आपको दिखाता हूं, मान लो एक जगह पे यहां पे दिखाया आपको 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ओके। और हेक्सागोन का आपको पता है ये जो है इफ दिस इज ए देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए, ठीक है। ऐसा हर जगह पे है, यानी ये भी कितना है 60, ये भी कितना है 60, ओके। तो मैं आपको एक ही फोर्स के बारे में बताता हूं, ये इरेज कर दूं अभी, ये समझ में आ गया। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, ये F फोर्स है और ये जो एंगल है ये कितना है, ये 60 है। अब F फोर्स को मैं रिजॉल्व करूंगा, एक अलोंग दिस लाइन रिजॉल्व करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये कौन रहेगा F cos 60 और ये कौन रहेगा F sin 60, सही है, ओके। अब मैं जब मोमेंट एट O लूंगा, तो इस फोर्स F के कारण, ये जो फोर्स F है इसके कारण कैसे रहेगा, F cos 60 तो ओरिजिन O में से ही पास हो रहा है तो उसका कोई काम नहीं, सिर्फ F sin 60 इंटू डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस कितना रहेगा A, तो इट इज F sin 60 इंटू डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A, पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, F sin 60 के डायरेक्शन में घुमाओ, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस F sin 60 इंटू A। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्स अगर मैं लूंगा तो ये देखो, ये डिस्टेंस क्या है A, ये एंगल कितना है 60, ओके। F के कंपोनेंट कैसे है, ये अलोंग और ये नॉर्मल, तो ये कौन है F cos 60, ये तो गया ओरिजिन में से, बचा कौन F sin 60, F sin 60 कितने हैं, F sin 60 इंटू डिस्टेंस कितना A, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज, सो अगेन माइनस F sin 60 इंटू A। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्स, ये जो फोर्स है F, ये भी कितने डिस्टेंस पे है A पे, ये एंगल कौन है 60 डिग्री, इस फोर्स F के भी दो कंपोनेंट, एक अलोंग दिस लाइन, एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अलोंग दिस लाइन वाला F cos 60 वो तो कोई काम का नहीं है क्योंकि ओरिजिन में से गया, बचा हुआ क्या है F sin 60, तो F sin 60 इंटू कितना A, फिर से क्या एंटी क्लॉकवाइज, सो आई विल हैव टू डू इट अगेन, माइनस F sin 60 इंटू A। सिमिलरली इस फोर्स के लिए भी F sin 60 इंटू A, इस फोर्स के लिए भी F sin 60 इंटू A, दो बार और, तो माइनस F sin 60 इंटू A, माइनस F sin 60 इंटू A। मैंने ड्रॉ नहीं किया इन दोनों के लिए, लेकिन ये इन दोनों के लिए भी सेम ही रहेगा, तो ये 5 बार हो गया, तो 5 बार मतलब क्या, -5 F sin 60 इंटू A। अब देखो मुझे क्या करना है, माइनस साइन एज इट इज, F इंटू A एज इट इज, 5 sin 60 निकालना है, 5 sin 60, तो sin 60 अगर आप बता दो तो मैं आंसर बता दूंगा। अच्छा -5 sin 60 आप कैलसी में डालो, आपको क्या मिलता है 4.33, माइनस 4.33 F इंटू A, ठीक है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 4.33 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2.5 इंटू √3 करो तो 4.33 आ जाएगा, 2.5 इंटू √3 करो तो आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, -5 एज इट इज, sin 60 आप जानते हो √3/2 आता है F इंटू A, तो 2 1 2 2.5 तो -2.5 √3 F इंटू A। So summation of moment at O is what? It is 2.5 √3 F into A, and negative sign indicates it is anti-clockwise. So option D is correct. F जो है वो right side में है. This is the first thing which I found. और second thing क्या मिली? Moment जो है about O 2.5 √3 anti-clockwise. F into A anti-clockwise. Okay. A block is traveling with a constant speed v0 on a smooth surface. A block है travel कर रहा है with a constant speed v0 on the smooth surface. Suddenly becomes rough. When the surface suddenly becomes rough, ये smooth surface है ना, ठीक है। Initially मान लो इसको मैं case 1 कहता हूँ,
केस 1 में ड्राइंग है, ब्लॉक है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑन द स्मूथ सरफेस। सडनली उन्होंने क्या कहा, सरफेस जो है ये रफ हो गया विथ, देखो ना ऐसा होता है ना कभी कभी, ये पे स्मूथ है और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, रफ हो गया। When the surface suddenly becomes rough with coefficient of friction mu, which causes the block to stop after a distance d, थोड़े डिस्टेंस के बाद सरफेस रफ हो गया और आफ्टर डिस्टेंस d ये ब्लॉक स्टॉप हो गया। When the block travels, ठीक है, ये पहला केस था यहां तक, ठीक है, कोएफिशिएंट म्यू विच कॉजेज द ब्लॉक टू स्टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस d, यहां पे ये पहला केस था। When the block travels twice as fast at speed twice v0, it travels a distance d on the rough surface before stopping. केस 2 मैं यहां पे लिख देता हूं। केस 2 क्या है समझने की कोशिश करो। सेम ब्लॉक है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये ट्वाइस v0 स्पीड से मूव हो रहा है, और इस बार सेम सिचुएशन, शुरुआत में सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और थोड़ी देर के बाद सरफेस कैसा है, रफ है। और ये जो है इस बार कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, d थोड़ा बड़ा होगा ना इस बार, क्योंकि वेलोसिटी बड़ी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0, सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ट्वाइस v0। फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रफ सरफेस पे, स्मॉल d। सेकेंड केस पे रफ सरफेस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैपिटल D। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मुझे फाइंड करना है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मुझे फाइंड करना है। तो आसान है, यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that is energy at position 1 plus work done between 1 and 2 must be equal to energy at position 2। ठीक है, अब देखो पोजीशन 1 जो है मैं यहां से लेना चालू कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, v0 ही है स्मूथ सरफेस पे, तो इसको पोजीशन 1 कहता हूं और इसको पोजीशन नंबर 2 कह देता हूं, क्योंकि असली खेल कहां पे हो रहा है, रफ सरफेस पे हो रहा है। अब एनर्जी एट पोजीशन 1 इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। वाई काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहां पे वेलोसिटी 1 पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, v0, तो एनर्जी एट पोजीशन 1 हाफ इस ब्लॉक का मास m v0 स्क्वायर। वर्क डन बिटवीन 1 and 2, ऑफ कोर्स ये ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है, नीचे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स Fr इनटू डिस्टेंस ट्रैवल d। आपको समझा गया, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। फोर्स कौन सा लिया, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, स्मॉल d, वर्क डन क्या आ गया, Fr इंटू d। यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं ले सकते भाई, वर्क डन जीरो नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रफ सरफेस है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, तो इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। और नेगेटिव साइन क्यों ली है, क्योंकि वर्क डन जो है ये मोशन के अगेंस्ट हो रहा है। देखो ना यार, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए माइनस साइन है, इक्वल टू। अब पोजीशन 2 पे कौन सी एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है। पोजीशन 2 पे बॉडी स्टॉप हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है सर, फिर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि डेटम देखो ना दोनों का सेम है, तो नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे तो स्प्रिंग भी अटैच नहीं है, तो स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं, तो एनर्जी एट पोजीशन 2 क्या होगी, 0। ये समझ में आ गया, ओके। तो हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये वो साइड लेके जाओ, Fr इंटू स्मॉल d, कॉल दिस एज इक्वेशन 1। अब केस 2 में क्या है, सेम सिचुएशन है, यहां से यहां तक स्मूथ सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा था ट्वाइस v0 वेलोसिटी से। मुझे इंटरेस्ट स्मूथ सरफेस वाले जोन में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट कहाँ है, रफ सरफेस वाले जोन में। तो लेट मी कंसीडर दिस एज पोजीशन 1 डैश 1 डैश एंड दिस एज पोजीशन 2 डैश 2 डैश, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 बोला है, इधर 1 डैश 1 डैश 2 डैश 2 डैश बोलेंगे। तो यहाँ पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट पोजीशन 1 डैश प्लस वर्क डन बिटवीन 1 डैश 2 डैश इज इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2 डैश। एनर्जी एट पोजीशन 1 डैश क्या है बोलो,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इट इज हाफ m, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है लेकिन ट्वाइस v0, तो ट्वाइस v0 का स्क्वायर, वर्क डन बिटवीन 1 and 2 इज सेम, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कैपिटल D है, और एनर्जी एट पोजीशन 2 कोई एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं क्योंकि वेलोसिटी 2 पे आके 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं क्योंकि किसी हाइट पे नहीं है डेटम के रिस्पेक्ट टू, स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं, तो ये 0 है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, माइनस एफ आर इंटू डी इक्वल टू क्यू, वो साइड चला गया, एफ आर इंटू कैपिटल डी हो गया, और ये हाफ एम ट्वाइस v0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 v0 का स्क्वायर, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट आई डू इज, मुझे क्या रेशियो फाइंड करना है, फाइंड रेशियो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लाने के लिए मुझे 2 डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो एफ आर इंटू कैपिटल डी, यहाँ पे कौन हाफ एम 4 v0 स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन 1 में कौन है एफ आर इंटू स्मॉल डी, यहाँ पे हाफ एम v0 स्क्वायर, तो देखो एफ आर कैंसल, हाफ एम कैंसल, v0 स्क्वायर कैंसल, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d is 4, so 4 is the correct answer, answer is 4। Okay, the 30 kg block है, shown below is suspended by a 2 meter cord, ये cord जो है इसका लेंथ है 2 मीटर, attached to a 60 kg block, cart a friction is negligible if the system is released from the rest, the position shown, find the ratio of velocity magnitudes va upon vb when the cord is vertical, यानी ये जो है मुझे velocities निकालनी है इस पोजीशन पे, ठीक है, दिस इज लेट मी से दिस इज पोजीशन 1 और ये जो है ये पोजीशन 2 है। तो देखो इस पोजीशन पे मैं अगर एफबीडी बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो ये कॉर्ड में टेंशन है T, नीचे कौन रहेगा वेट रहेगा इसका m इंटू जी, m कितना है इसका 30, तो मैं m इंटू जी लिखने के बजाय डायरेक्टली 30 इंटू 9.81 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो टेंशन इन द कॉर्ड है आई कैन इक्वेट इट टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल मास इंटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मास इंटू टेंशन को क्या लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या रहता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको कौन बैलेंस करेगा हमारा वेट 30 इंटू 9.81। सो ये एफबीडी अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी 30 इंटू 9.81, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू m की वैल्यू 30, v वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी vb अपॉन r की वैल्यू 2 मीटर है, यस 30 विल गेट कैंसल आउट, 2 वो साइड जाएगा, vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.81, राइट, vb क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81, कैल्सी में डालो आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी it is something 4.429 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो उसके बाद में नेक्स्ट मुझे इस कार्ट ए का वेलोसिटी निकालना है, वी ए निकालना है, और उसके बाद में इन दोनों का रेशियो लेना है, वी ए अपॉन वी बी मुझे लेना है। तो वी ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल देखो, इनिशियली ये ऐसा होल्ड किया हुआ था, ये भी स्टेशनरी था, मतलब ब्लॉक बी भी स्टेशनरी था, कार्ट ए भी स्टेशनरी था, यानी m1 u1 m2 u2 आप जो बोलते हैं ना वो 0 था इनिशियली। फाइनली क्या हुआ पोजीशन 2 पे बी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vb, तो एम बी इंटू वी बी, और कार्ट ए जो है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ए,
तो एम ए इंटू वी ए, वैल्यू पुट करो. एम बी, मास ऑफ बी इज व्हाट 30, वी बी की वैल्यू है 4.429, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 60 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए मुझे पता नहीं, वही तो निकालना है. तो कैल्सी में डालो, ये वो साइड जाएगा, -30 इंटू 4.29 इज इक्वल टू 60 इंटू वी ए. ठीक है, मान लो वी बी राइट साइड जा रहा है. ठीक है, राइट साइड ही जा रहा है ना, मान लो क्या राइट साइड जा रहा है. तो वी ए ये 60 नीचे डिवाइड कर लो, तो ये क्या होगा 4.29 डिवाइडेड बाय -30 डिवाइड बाय 60, 31 जा 32 जा, राइट. तो वी ए का वैल्यू क्या आएगा, इट इज -2.145 मीटर पर सेकेंड. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कार्ट ए जो है ये राइट साइड मूव नहीं करेगा, अजूम किए हुए डायरेक्शन के अपोजिट लेफ्ट साइड मूव करेगा. तो वी ए जो है ये आएगा 2.145 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. लेकिन उन्होंने मुझे उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है. मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, यानी सिर्फ वैल्यू लेना है, माइनस साइन प्लस साइन कंसिडरेशन में नहीं लेना है. वी ए इज 2.145 डिवाइड बाय 4.429. अगर आप करोगे ये 1/2 आता है, 1/2 यानी 0.5 इज द करेक्ट आंसर. तो आंसर इज 0.5.